नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपसे कोई भी एग्ज़ाम के बारे में मतलब कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी पेपर या फिर कुछ भी एग्ज़ाम प्रश्न के बारे में आज बात नहीं करूँगा। आज बात करेंगे सिर्फ एग्ज़ाम यूपीएससी का सिलेबस और आपको एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, कैसे कैसे कहाँ से 0 से लेके 100 तक कैसे पहुंचना है, ए टू लेकर जेड तक कैसे पहुंचना है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। काफी लड़कों का क्वेश्चन था, काफी बच्चों का, तो आज लेकर आ गए लेक्चर। तो पहले ये देखते हैं। देखिए, द गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश, यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है तो वो सिर्फ और एक विश, एक ख्वाहिश ही बन जाएगी। इसलिए अभी भी गोल सेट नहीं किया है तो अभी भी गोल सेट कर लीजिए कि मुझे एग्जाम क्लियर करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो, मुझे एग्जाम क्लियर करना ही है। ठीक है, देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज सिलेबस के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले देखिए, ये हमारा है फेसबुक चैनल। ठीक है, फेसबुक पर जो आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं एम यूपीएससी से, और ये रहा वीडियो का चैनल का लिंक, तो यहाँ से भी आप मुझे सीधा जुड़ सकते हैं। ये है फेसबुक लिंक, ये टेलीग्राम लिंक, ये लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले आज ही हम करेंगे एकदम प्रैक्टिकल टॉक। ठीक है, कोई भी माइथोलॉजिकल बात नहीं करेंगे, मिथोलॉजिकल कोई भी कुछ भी मतलब हवाबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम एकदम प्रैक्टिकल बातें ही होंगी। ठीक है, तो वीडियो को देखना है तो पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। देखिए, कोई भी एग्जाम होती है वो स्टेप बाय स्टेप ही क्लियर होती है, धीरे 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 धीरे। ठीक है, 3 स्टेप में आपकी एग्जाम है, प्रीलिम्स, ये है मेंस और ये है इंटरव्यू। ठीक है, ये 3 स्टेप में आपको एग्जाम क्लियर करनी है, तो पहले इस तीनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, किसी किसी की अलग अलग पढ़ाई नहीं होती है। काफी बच्चे करते हैं प्रीलिम्स की अलग पढ़ाई, पहले 6 महीने प्रीलिम्स की पढ़ाई कर लेंगे, बाद में 6 महीने मेंस की पढ़ाई कर लेंगे और फिर इंटरव्यू दे देंगे। अरे भाई, ये ऐसा नहीं होता है, सबको साथ में लेकर ही चलना पड़ता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन एक साथ करनी पड़ती है। ठीक है, तो कोई भी अलग अलग एग्जाम मतलब अलग अलग प्रीलिम्स के लिए अलग तैयारी, मेंस के लिए अलग और इंटरव्यू के लिए अलग अलग ऐसे नहीं चलता है, सबको साथ में लेकर ही प्रिपरेशन करनी है आप सभी को। ठीक है, देखिए, द बेस्ट वे टू अचीव बिग गोल्स इज टू टेक स्मॉल स्टेप, यानी कि छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे कदम ही आपको एक बड़ी छलांग लगाने में मदद कर सकते हैं। मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि काफी बच्चे मतलब बोलते हैं 3 महीने में आपको इतना पढ़ा, 3 महीने में 3 सब्जेक्ट कर दूंगा, 3 महीने में 2 सब्जेक्ट कर दूंगा, 6 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा। ये नहीं, आप सिर्फ एक दिन का टेबल, एक दिन का ही टेबल, छोटा गोल लेकर चलिए। सुबह उठते ही सिर्फ इतना ही डिसाइड कर लीजिए कि आज रात खत्म होते ही मुझे इतना खत्म करना है, मतलब इतना तो पढ़ ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये होता है एक छोटा गोल। ठीक है, इस छोटे गोल से मिलकर ही एक आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बड़ा बड़ा गोल मत लीजिए, छोटे छोटे ही गोल लीजिए। ठीक है, एक दिन का ही बोल रहा हूँ, सिर्फ एक दिन में सुबह उठो। ठीक है, सुबह उठते डिसाइड कर लो कि आज मुझे क्या क्या करना है, इतना पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है। बस आज मुझे इतना ही करना है, चाहे जमीन फट जाए या फिर आसमान गिर जाए, इतना मुझे करना ही है। अगर रात को आप सोते समय संतुष्टि से सोए कि आज जो डिसाइड किया था वो मैंने अचीव कर लिया, या फिर वो गोल मैंने आज का पूरा कर लिया है जितना डिसाइड किया था, बस उससे बेहतर नींद और कोई नहीं आएगी। उस दिन आप देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, वो नींद आपकी बेस्ट नींद होगी। ठीक है, देखिए, ये है टीना डाबी की जो रेगुलर टाइम टेबल होता है ना, उसका है। काफी मतलब इंटरनेट पे
काफी बच्चों ने पूछा भी था और काफी इंटरनेट में मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तब भी मैंने ये देखा था। पर ये टाइम टेबल, ये मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि ये टाइम टेबल आप फॉलो कीजिए, नहीं, ये टाइम टेबल नहीं फॉलो करना है यार। काफी बच्चे कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि टीना डाबी का टाइम टेबल अच्छा नहीं है, अच्छा है टाइम टेबल, पर आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए यार। दूसरों के टाइम टेबल पर क्यों डिपेंड हो रहे हैं? उसने अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाया होगा, आप अपने हिसाब से बनाइए ना यार। क्यों उसके हिसाब से बना रहे हैं टाइम टेबल? वो भी मिट्टी से बनी है, आप भी मिट्टी से ही बने हो, ठीक है। तो आप दिन का खुद का टाइम टेबल बना लीजिए, रोज का, ठीक है। हर रोज का एक ही, मतलब एक ही, कल सुबह बैठ जाइए टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे 4 बजे उठकर 5 बजे 6 बजे उठकर रात के 10 बजे 11 बजे तक इतना पढ़ना है, ऐसा 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 करना है, ये करना है, ठीक है। इतनी पढ़ाई करनी है, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, 12 घंटे करनी है, 9 घंटे करनी है, चाहे कितनी भी करनी हो, पर आप खुद का टाइम टेबल बनाइए, किसी के टाइम टेबल पर डिपेंडेंट मत रहिए, ठीक है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, किसी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सक्सेस की पहली सीढ़ी ये है, सक्सेस की पहली सीढ़ी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत कीजिए पहले सिलेबस। सिलेबस आपको होठों पर होना चाहिए। रात को 3 बजे उठकर पूछे ना तो आपको सिलेबस याद होना चाहिए। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कितना है, एग्जाम का लेवल, एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल कितना है। आपने सोचा कुछ होगा और निकलेगा भी कुछ और, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले 10 साल के, ठीक है, क्योंकि 2013 से कोर्स में थोड़ा अदला बदली हुई है, तो 2013 से लेकर 2020 के पेपर के पूरा का पूरा आपको होठों पर होना चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर के, मैं 3 बार बोलूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए, ठीक है। वही आपको बताएंगे कि कैसे, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, रोज, ठीक है, और सोल्व करेंगे, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई खुद करेंगे तो आप अपने आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे यार। आप खुद से अपने प्रश्न निकाल पाएंगे कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, इस टॉपिक से प्रीलिम्स का इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, इनसे मेंस का ये क्वेश्चन बन सकता है, इंटरव्यू में ये पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा। ये होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये आपको फायदा दिलाते हैं। और दूसरा, यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा फायदा, नॉट लिस्ट पर यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन रिपीट करके काफी पीसीएस एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ये मैं कंफर्म बता रहा हूं, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो यूपीएससी में जिस साल क्वेश्चन पूछे गए उसी साल, उसी, कोई भी, मुझे नहीं लगता, पर स्टेट पीसीएस के काफी मैंने पेपर देखे, उसमें रिपीट क्वेश्चन है यूपीएससी के। तो ये तो फायदा है ही, पर साथ में ये भी फायदा है। तो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के कर ही दीजिए आंखें बंद करके। स्पीड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। आप तेजी से भाग रहे हो पर आपकी दिशा ही गलत हो तो फिर कोई फायदा नहीं है यार, वो रेस का कोई फायदा नहीं है। डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड, दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों। अगर सही गति से सही दिशा में भागोगे तो ही आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ये कोई खाना खाने की बात नहीं है, ठीक है, कि एक टुकड़ा उठाया खा लिया, दूसरा टुकड़ा उठाया खा लिया, ठीक है, पचा लिया, ये है, नहीं है। ये गति और दिशा दोनों साथ में चाहिए, एक सिस्टम की तरह। आपको पहले डिसाइड करना है सुबह उठकर, ठीक है, कल ही, कि मुझे
इतने टाइम में 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 2 साल, ठीक है। 2 साल में मुझे एग्जाम क्लियर करना है यूपीएससी का, तो उसके लिए एक स्पीड और एक डायरेक्शन दोनों चाहिए। एक अच्छे मैनेजर बन जाइए आप, तभी एग्जाम क्लियर हो जाएंगी। और रीडिंग टाइम कितना रखना है, मेरी मानो तो 8 से 10 घंटे एग्जाम, सॉरी 8 से 10 घंटे रीडिंग टाइम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर से जमीन फट जाए या आसमान टूट जाए, गिर जाए, ठीक है, पर 8 से 10 घंटे की पढ़ाई होनी ही चाहिए सिस्टम में लेकर। यार एक साथ 5 घंटे बैठ गए, दूसरे टाइम 3 घंटे बैठ गए, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा आपको कि टाइम टेबल आप क्या बनाइए, ठीक है। मेरा टाइम टेबल भी मत फॉलो कीजिए, मैंने बताऊंगा तो, ठीक है। अपना खुद का टाइम टेबल खुद के हिसाब से, खुद के एटमॉस्फेयर में ढाल के बनाइए, ठीक है। तो रीडिंग टाइम 8 से 10 घंटे तक का होना चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टॉपिक या फिर ये करंट अफेयर कितना पढ़ना है, ये न्यूज़पेपर कितना पढ़ना है, सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये मैं आपको बताऊंगा। पर ये नहीं बताऊंगा कि ये इन सब को आप कैसे ढालेंगे अपने तरीके से, ये आप खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये तीनों को साथ में लेकर चलना है। प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर ही चलना है, पर इंटरव्यू के लिए यूट्यूब में काफ़ी अच्छी एकेडमी है, जैसे कि दृष्टि है, फिर काफ़ी मतलब दूसरी मुझे याद नहीं आ रही एग्जैक्टली, फिर दृष्टि है, फिर निर्माण आईएएस है। तो ये 2-3 ऐसी है जिसमें इंटरव्यू लिए गए हैं काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी यूपीएससी के इंटरव्यू है इसमें। तो आप जाइए और वो इंटरव्यू देखिए, आपको पता चले, ठीक है। आपको खुद इंटरेस्ट आएगा, आपको खुद पता चलेगा कि 5 लोगों की पैनल के सामने बैठकर खुद को कैसे वहां प्रेजेंट करना है, क्या मतलब अपना एटीट्यूड कैसे वहां पर बनाना है, उन लोगों को क्या फील करवाना है कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि नहीं है, ये देखना है। रात को मैं आपको ये बोलता हूँ कि रात को सोते समय से पहले आप एक इंटरव्यू रोज देखिए। एक इंटरव्यू जो जिसने मेंस क्लियर किए और उसको यूपीएससी का जो धौल हाउस है वहां से कॉल आया, उसके इंटरव्यू देखिए आप। प्राइवेट कोचिंग वाले कैसे इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, तो आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। एवरीवन हैज टू स्टडी टुगेदर, इन सबको साथ में लेकर ही चलना है, किसी की अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करनी है। देखिए ये रहा प्रीलिम्स का सिलेबस, ठीक है। पहले सिलेबस देख लेते हैं। 2 लेक्चरों में हमारा पूरा का पूरा बटा हुआ है। पहले लेक्चर में आप सबको सिलेबस बताऊंगा, दूसरे लेक्चर में कौन सी किताब पढ़नी है किसके लिए, ये हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो फिकर नॉट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए जनरल स्टडी के पेपर 1 और पेपर 2 ये होता है हमारा प्रीलिम्स, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क, 100 क्वेश्चन पहले में, दूसरे में 80 क्वेश्चन होते हैं, दोनों के 200 मार्क्स होते हैं। 120 मिनट, 2 घंटे होते हैं आपके पास, ठीक है। 240 मिनट टोटल, 4 घंटे। दोनों पेपर अलग अलग होता है। सुबह पहले वाला पेपर होता है जो आपका करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट को लेकर चलता है। दूसरा पेपर होता है सी सेट के बारे में, 80 क्वेश्चन। ये देखते हैं, देखिए आईएएस प्रीलिम सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज पेपर, जनरल स्टडीज पेपर 1 जो आपका पहला पेपर 100 क्वेश्चन का होता है। क्या होता है? करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा पूछा जाएगा, ठीक है। इंडियन एंड वर्ल्ड जियो फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यू, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, गरीबी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा, जनरल इश्यू ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, जनरल साइंस। देखते हैं आगे, ये होता है पेपर 2 सी सेट, ठीक है।
comprehension, interpersonal skills including communication skill, logical reasoning and analytical ability, decision making, problem solving, general mental ability, basic numeracy जिसमें नंबर, रिलेशन और मैग्नीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब होता है। मैं सीसेट के बारे में भी आपको बताऊंगा कि सीसेट के लिए क्या करना है, ठीक है। ये होता है अगर आपने ये पहली एग्जाम क्लियर कर ली, पेपर यानी कि प्रीलिम्स क्लियर करके, उसके वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है, उसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट ही है, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम है ये। इसमें क्लियर होने के बाद अब आपको कॉल लेटर आएगा मेंस के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, पेपर ए और पेपर बी, ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जिसमें कोई भी इंडियन लैंग्वेज होती है आपकी मनपसंद की, वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8वीं जो शेड्यूल होता है उसमें जो इंक्लूड है लैंग्वेज, उसमें से एक लैंग्वेज होती है, वो आपको सिलेक्ट करनी होती है, गुजराती, मलयाली या फिर कोई भी आपकी हो। इंग्लिश ये कंपलसरी है सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश आपको सोल्व करना है, 300 मार्क का है, उसमें से आपको 100 मार्क लाने हैं, ठीक है। ये क्वालिफाइंग है पर क्वालिफाइंग भी इम्पोर्टेंट है। पहले ये क्वेश्चन चेक होते हैं, जो आपने ये 100 से ऊपर ला दिए तो ही आपके ये सब क्वेश्चन, ये सब पेपर चेक होंगे, बाकी यहीं से ही आप रुक जाएंगे और नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है। पेपर 1 निबंध, पेपर 2 जनरल स्टडीज, पेपर 1 यानी कि इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये 250 मार्क का पेपर 1 होता है। तीसरा पेपर जनरल स्टडीज, पेपर 2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, ये पेपर 2। फिर होता है जनरल स्टडीज पेपर 3 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 250 मार्क का। जनरल स्टडीज ये होता है पेपर 4, इथिक्स का पेपर होता है जिसमें इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड है, ये भी 250 मार्क में, और इसमें केस स्टडी भी पूछी जाती है, ठीक है। और दूसरा पेपर आता है नेक्स्ट, पेपर 1 होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का और दूसरा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का दूसरा पेपर, 2 पेपर होते हैं, दोनों 250 मार्क के हैं। ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 मार्क के यार, 500 मार्क का पूरा ऑप्शनल है, तो इन सब को मिलाकर होते हैं 1750 मार्क। और उसके बाद आपको कॉल आता है इंटरव्यू में, सीधे दिल्ली पहुंच जाएंगे, सीधे ट्रेन की टिकट भी वही देते हैं, समझे। 275 मार्क का इंटरव्यू होता है और टोटल मिलाकर होते हैं 2025 मार्क, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए 275 मार्क का इंटरव्यू होता है, 1750 प्लस 275 के इंटरव्यू, तो मिलाकर होते हैं पूरे 2025। देखिए अब जो मैंने आपको बताया था लैंग्वेज का पेपर कहां पर था, देख लेते हैं। देखिए ये लैंग्वेज का पेपर होता है इंग्लिश, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन एंड गिवन पैसेजेस, फिर प्राइसिस राइटिंग, यूज एंड वोकेबलरी एंड शॉर्ट्स ऐसे। इंडियन लैंग्वेज उसमें क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑफ गिवन पैसेज, ये आपकी सिलेक्टेड लैंग्वेज है, ठीक है। फिर होता है प्रिसिस राइटिंग, यूज्ड एंड वोकेबलरी, शॉर्ट ऐसे और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज वाइस वर्सा। अब आता है पेपर 1, पेपर 1 ये, ठीक है, ये पेपर, सॉरी ये इसमें, ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 1 देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द एंड वर्ल्ड सोसाइटी, उसमें क्या होता है, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू, आर्ट वाला, हिस्ट्री। फिर होता है दूसरा 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय का आधुनिक भारतीय इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाएं, इनमें से सब में से इसमें क्वेश्चन निकालते हैं, इन सब में से, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम, ये आपका पूरा थियरी लिखनी होती है आपको। स्वतंत्रता संग्राम, इनके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से
इनमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। चौथा होता है स्वतंत्रता का पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। पांचवा होता है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा उसके बाद घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे और उस पर समाज का प्रभाव। छठा है समाज की मुख्य विशेषता और भारत की विविधता है। महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या संबंध मुद्दे, जनसंख्या के संबंध में मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या, उनके रक्षोपाय। आठवां होता है भारतीय समाज, भूमंडलीकरण, सशक्तिकरण, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधन के वितरण, ठीक है, और साथ में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के जो उद्योग को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। प्राइमरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्री इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। भूकंप, सुनामी आपका जियोग्राफी, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं, उसका स्थान, हिमवरण और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इसके प्रकार के परिवर्तनों पर क्या प्रभाव होता है, ये होता है पेपर 1। दूसरा आता है पेपर 2, ठीक है। दूसरा होता है पेपर 2 जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि IR। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। दूसरा आता है संघ एवं राज्यों के कार्य, क्या क्या कार्य है, उसका उत्तरदायित्व क्या है, संघीय ढांचा कैसा है भारत का, उसके कंपेयर में दूसरे देश का कैसा है, विषय एवं चुनौतियां, स्थायी स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, न्यायालय, और साथ में इसका पृथक्करण का क्वेश्चन चल रहा है ना, न्यायालय, विवाद निवारण तंत्र संस्थान, भारतीय संवैधानिक योजना, क्या क्या योजना है, अन्य देशों के साथ तुलना भी होती है तो ये भी करना है, संसद और राज्य की विधायिका, उसके संरचना, उसके कार्य की शक्तियां, उसके विशेषाधिकार क्या है, ठीक है, राज्यपाल के विशेषाधिकार क्या है, राष्ट्रपति के क्या है, ठीक है, जो सांसद होते हैं उसके विशेषाधिकार क्या है, इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। फिर होता है कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसकी संरचना, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, औपचारिक और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका क्या क्या है, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, संगठन की, केंद्र सरकार और जो सरकार के कार्य है उसके मंत्रालय है उसमें शासन प्रणाली पर प्रभाव, भूमिका उनकी क्या है। जनप्रतिनिधि अधिनियम के मुख्य विशेषता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है। आठवां है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्ति, कार्य और उसके उत्तरदायित्व क्या क्या है। सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय कौन सी है, ये आपको आगे प्रीलिम्स के क्वेश्चन में भी आपको हम काफी बार बता चुके हैं कौन सी अर्धन्यायिक निकाय है, ठीक है। सरकारी नीतियां, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पना तथा कार्यान्वयन के उत्पन्न विषय, विकास की प्रक्रिया, विकास के उद्योग, गैर सरकारी संगठन, ठीक है, स्वयं सहायता समूह, NGOs, ठीक है, और वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशन एंड स्टेक होल्डर्स। केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील को कल्याणकारी योजनाएं, गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, सब कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इन योजनाओं का कार्य, निष्पादन, कैसा आउटपुट निकल रहा है, अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, संस्थाएं एवं उसके लिए कौन सी निकाय बनाई गई है, ये सब। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन के संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित जो जो विषय है, ह्यूमन से हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई है, हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, ठीक है, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय,
भारत में गरीबी कब दूर होगी, कैसे दूर होगी, कितनी गरीबी है, गरीबी दूर करने के लिए कौन से उपाय, अगर आप डीएम है तो आप गरीबी वहां के आपके स्तर के जिले में कैसे कम करेंगे, सब है। शासन व्यवस्था, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी, महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और संसाधन तथा अन्य उपाय। 16वां है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी का। ठीक है, आपकी भूमिका, सिविल सेवा होती है ना उसकी आप बनने वाले हैं फ्यूचर में, आपकी भूमिका। भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, प्योर इंटरनेशनल रिलेशन, चाइना इंडिया, चाइना नेपाल, चाइना भूटान। ठीक है, भारत अमेरिका, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों पर विकास तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति के प्रभाव भारत पर क्या क्या पड़ेंगे। प्रवासी भारतीय महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मंच, उनकी संरचना, उसके अधिदेश। पेपर नंबर 3 जिसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी, साइंस आ गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और उसके आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, जो बाढ़ आती है ना उसके बारे में बात हो रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा वो है। उसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, उसके लिए योजना क्या चलाई जा रही है, योजना मैगजीन। ठीक है, बता दिया। संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास, रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी विकास, सबको साथ में लेकर चलना है। आज मैंने पेड़, एक पौधा बोया, वो पौधा पेड़ बनेगा, मेरे बच्चों को और उसके बच्चों को काम आएगा, समावेशी विकास इसे कहते हैं। इसे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट। ठीक है, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों के फसलों पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन, परिवहन, विपणन विषय, बाधाएं क्या है, किसानों की सहायता, ई प्रौद्योगिकी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी। इंपॉर्टेंट अभी का करंट है, आ गया देखिए। जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य क्या है, कैसे वितरण करे, कैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस अच्छी करे जिससे सभी गांवों के भारत के एक कोने कोने तक अनाज का टुकड़ा पहुंचे। बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग कार्य क्षेत्र, उसके महत्व। ठीक है, नीचे की अपेक्षाएं, ऊपर की और नीचे की, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कैसे सब मैनेज करे, कैसे चेन को एक चेन की तरह ही रखे, टूटने ना दे। नेक्स्ट है भारत में भूमि सुधार के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, भारत में भूमि सुधार के लिए क्या करना चाहिए, ये सब इनमें आता है। औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन। ठीक है, एयरपोर्ट्स, रेलवे आदि। निवेश मॉडल, निवेश मॉडल 5 जो निवेश मॉडल है, महालनोबिस निवेश मॉडल, सबके सब ये। और जो पंचवर्षीय योजना है सब। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास एवं अनुप्रयोग, गैर रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा करंट पर ही है, साइंस एंड टेक। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देश के, अभी एक रिपोर्ट बाहर पड़ी है ना जिसमें काफी साइंटिस्ट भारत के इंक्लूड हुए हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये है कोर्स में, ये सब है। ठीक है, प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित विषय में जागरूकता। ठीक है, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा प्रबंधन आ गया, विकास और फैलते उग्रवाद। ठीक है, उसके बीच संबंध क्या है, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, चुनौती क्या क्या है,
डेटा इंटरप्रिटेशन नया कैसे आ गया। डेटा इंटरप्रिटेशन जो आप डेटा आप अमेजोन पे, आप फ्लिपकार्ट पे, आप यूट्यूब पे एक बार सर्च करते हैं, आपको बार बार सभी एप्लीकेशन में वो ही दिखाई देता है। एक बार जो मोबाइल चेक किया, मुझे ये मोबाइल लेना है, एक बार इंटरेस्ट है मुझे, आपको सभी एप्लीकेशन में आपको नीचे मिल जाएगा ये मोबाइल लीजिए, ये मोबाइल। ये सब आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। जो बायो टेररिज्म है, स्पेशल लेक्चर हुआ था आपके लिए बायो टेररिज्म का। उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका क्या क्या है। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी चुनौती, आतंकवादी गतियां जो भारत के बाहर और भारत के अंदर भी है। मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों पर भूमिका। यार काफी क्लियर ही दिया हुआ है सब कुछ यार। मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, धन शोधन और इसे रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग, FATF, 2 दिन पहले का ही क्वेश्चन आपका FATF, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौती और उनका प्रबंधन, संगठित अपराध, आतंकवाद के बीच जो संबंध होता है, सिक्योरिटी चैलेंज मैनेजमेंट, बॉर्डर एरियाज, ठीक है, सीज फायर की घटनाएं होती रहती है, वो सब इनमें इंक्लूड है। टेररिज्म कैसे रोकना है, टेररिज्म को, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश यानी कि उसके मैंडेट क्या क्या हैं। लास्ट पेपर GS पेपर 4 इथिक्स, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, ठीक है, केस स्टडी इंक्लूड है, इसमें केस स्टडी पूछी जाती है। नीति शास्त्र, मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार, परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी सार्वजनिक संबंधों में आपका नीति शास्त्र क्या क्या है, मानवीय मूल्य, महान नेता, सुधारक, फिलोसोफर इसमें आ गए जिसमें इंडियन है और वेस्टर्न फिलोसोफर भी है, थॉट्स, वेस्टर्न थॉट्स, मार्क्स, फिर हीगल, होब्स, एरिस्टोटल, अरबिंदो, ये इंडिया के गांधी जी, ये सब है, ठीक है। शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, अभिवृत्ति, संरचना, वृत्ति, विचार कैसे होने चाहिए, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, ठीक है, नैतिक, आप कितने नैतिक है, आप कहते कैसे विनम्र है, सिविल सेवा में अगर आप जो जॉब पर जाएंगे ना, ये सब आप उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये तो आपके अंदर कूट कर होना चाहिए। सामाजिक प्रभाव, धारणा, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, उसका बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव, तरफदारी, निष्पक्षता, कमजोर वर्गों के प्रति आपकी सहानुभूति होनी चाहिए, सहिष्णुता और संवेदना भी होनी चाहिए, भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग, आप कैसे मैनेज करेंगे, सब कुछ आपकी भावनाओं को साइड में रखना पड़ेगा। कभी कभी भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान क्या क्या है, नैतिक फिलोसोफर, ठीक है, और जो विचारक हैं उसके योगदान क्या क्या रहे हैं। लोक प्रशासन में सिविल सेवा के मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति एवं उसकी समस्याएं, किसकी, लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र में स्थिति एवं समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं, दुविधा है, निजी संस्थाओं में नैतिक चिंता होती है, दुविधा, ये सब जो होता है ना, जो एक कंपनी में, किसी कंपनी संस्थान में जो लड़कियों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सब, मार्गदर्शन, स्रोत, नियम, विनियम, अंतरात्मा, उत्तरदायित्व, नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीतिपरक नैतिक मूल्य को सुदृढ़ीकरण, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था में आपकी ईमानदारी, लोक सेवा के उदाहरण, शासन व्यवस्था ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, ये क्वेश्चन भी ले लिया है, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य, अपनी संस्कृति प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, ठीक है। ये हो गया आपके पेपर 4 का पूरा मेंस।
ठीक है, तो हो गए 225 मार्क। देखिए ये पहले ये मैं बोल देता हूँ, ये लास्ट है पर नॉट लीस्ट। देखिए सिविल आप एग्जाम की प्रिपरेशन चालू करते हैं ना, ये सब ठीक है, ये सब आपके ये आपकी चुनौती ये सब है, ठीक है। बट ये देखें लड़का स्माइल कर रहा है, ऐसे ही स्माइल करते करते ही एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, स्माइल करते करते ही एग्जाम। और हर रोज मोटिव होना है, कोई आपको मोटिव करने रोज नहीं आएगा, आप खुद से ही मोटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। हंसते हंसते ही एग्जाम क्लियर होगी, हंसते हंसते ही एग्जाम क्लियर होगी, वरना एग्जाम को एग्जाम की तरह लेंगे। ये एक लंबी पारी है, ठीक है। आज हो यार कल क्लियर ऐसा नहीं है, लंबी पारी है। सब कुछ कोचिंग, डेली रूटीन, टेस्ट सीरीज, ये सब में प्रॉब्लम आएगा। डेली न्यूज़पेपर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, रिवीजन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बेड हेल्थ, तबीयत अच्छी होगी, डैड्स की रिटायरमेंट, नौकरी करो बेटा, एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ दो, पर भी फिर भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, लव लाइफ इन एनी, यानी कि प्यार का मामला बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। हद से मैं मना कर रहा हूँ, इसमें पढ़ाई नहीं। अगर आप प्राइवेट कोचिंग में अगर आप पढ़ रहे हो फिर भी नहीं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो फिर भी नहीं। अगर एक ही दूल्हा दो घोड़े पर नहीं चढ़ सकता है, ये वाली बात है। अगर आप इनमें चढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, भूल जाइए अपना सपना। और अगर आप सपने को साकार करना चाहिए तो साइड में कर दीजिए इन सबको यार, कह दीजिए 2 साल आप अपने तरह, हम अपनी जगह, ठीक है। 2 साल के बाद आना। आंसर राइटिंग रोज की रोज करनी है। मेरा मानो तो आप आंसर राइटिंग हमारी क्वेश्चन सीरीज तो 10 MCQ की चलती है। साथ में अगर आप मुझे टेलीग्राम पर मैं वोट मांगूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, आपको एक क्वेश्चन हर रोज का मैं दूंगा, ठीक है। आप क्लिक कर MUPSC चैनल है वहां पर भी डाल सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो वोट करना जरूरी है। PCS एग्जाम प्रिपरेशन क्या करे यार, PCS की एग्जाम करे या फिर UPSC की करे? UPSC की करो। UPSC करोगे तो साथ में PCS अपने आप पीछे आपके दौड़ेगा, ठीक है। इन सब चैलेंज, ये आपके लिए चैलेंज भी है, प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो हंसी खुशी ये सब एक्सेप्ट करके इन सब को सोल्व करके आपको क्लियर करनी है, क्रैक करनी है एग्जाम। एक सिविल सेवक की ये सब चुनौतियां होती है, ठीक है। और साथ में ये भी बता रहा हूं, देखिए करंट अफेयर्स सबके लिए आपको 2 से 3 आवर देने हैं। करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 8 से 10 घंटे की पढ़ाई हो गई, उसमें से सब गिन लीजिएगा। कंपलसरी 2 से 3 घंटे करंट अफेयर्स के देने हैं आपको। ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको जो भी पसंद हो वही सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना। अगर आप चाहें तो उसके लिए अलग से लेक्चर बना दूंगा। 2 से 2.5 घंटे, ठीक है, 2 से 2.5 घंटे कर ऑप्शनल के लिए ही देने हैं और 2 से 3 घंटे करंट अफेयर्स के लिए देने हैं, ठीक है। जो आपको सब्जेक्ट टफ लगे, टफ सब्जेक्ट को आप सुबह उठते ही वही उठाइए। सुबह माइंड पूरा खाली होता है, जो भी डालेंगे वो फटाक से कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो जो टफ सब्जेक्ट है वो सुबह ही उठाइए, मेरा मानना है, ठीक है। और हर दिन मोटिव रहिए, ये बहुत बड़ी बात है यार। आप अगर मतलब एक दिन में गारंटी के साथ देता हूँ, एक दिन आपका अच्छा जाएगा, दूसरा दिन बुरा जाएगा, तीसरा दिन बहुत बुरा जाएगा, फिर से चौथा दिन आपका अच्छा जाएगा, फिर बहुत अच्छा जाएगा, उससे भी अच्छा जाएगा, फिर बुरा जाएगा। तो उसके लिए मैनेज करने के लिए हर दिन मोटिव रहना है। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में लिख लीजिए IAS बनना है। अगर रूम में रहते हैं, दिल्ली की कोचिंग में, दिल्ली के रूम में रहते हैं तो लिख दीजिए दीवारों पर IAS बनना है।
ठीक है, जितनी बार गुजरेंगे उतनी बार देखेंगे, उतनी बार मोटिव अपने आप ही होते रहेंगे। ठीक है, साथ में जिम जाइए, जिम ना जाइए तो कोई बात नहीं, नॉर्मल एक्सरसाइज करे। ठीक है, ताकि मन फ्रेश हो, स्वस्थ हो, तो अच्छा दिन जाएगा, आपको अंदर से ही पावर मिलेगी। चलिए दौड़िए। ठीक है, एक डायलॉग याद आ गया जो एक मूवी का है, मूवी का नाम भूल गया। ठीक है, कि मुझे दौड़ना है, ठीक है, भागना है, पर गिरना भी है, दौड़ना है, भागना है, गिरना भी है, पर रुकना नहीं है। तो मेरे बच्चों, रुकना नहीं है। ठीक है, रुकना नहीं है, रुकेंगे तो बाजी बिगड़ गई, समझ लीजिए, वो दिन आपका लास्ट डे बन गया। रुकना नहीं है। और अब और कुछ, अब दूसरा लेक्चर आएगा। देखिए, 1 घंटा आपने पढ़ा, 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद 10 से 15 मिनट रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, 10 से 15 मिनट फिर आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और बहुत इम्पोर्टेंट, मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ, अपने मोबाइल को साइलेंट, नोटिफिकेशन ऑफ करके अपने से 20 कदम दूर मोबाइल रख दीजिए। अगर मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब पर जो फोन लगा दीजिए DND पर। ठीक है, तो ये तो करना ही करना है, वरना मोबाइल यार आपके 3, 4, 5 घंटे खा जाएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा। ठीक है, और हाँ, NCERT, देखिए कौन सी NCERT पढ़नी है ये तो उसके लिए अलग लेक्चर बनाया है मैंने, और आपको मिल भी जाएगा। पर NCERT के लिए नोट्स नहीं बनाने हैं यार, NCERT नोट्स बनाने के लिए नहीं है। NCERT 2 से 3 बार NCERT पढ़िए आराम से, चौथी बार पढ़ेंगे तब आप उसमें से नोट, पहली बारी में आप नोट बनाएंगे तो जितनी NCERT के पेज है उससे ज्यादा आपके पेज बनेंगे। 2 से 3 बार NCERT पढ़िए, बाद में उस आपको लगे कि ये टॉपिक में से मुझे अच्छे की मिल रहा है, अच्छे कीवर्ड मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तब नोट्स बनाइए। 100 से 150 शब्द को 10 से 20 शब्दों में कन्वर्ट करना सीख जाइए, यही नोट है। खुद के नोट बनाए यार, काफी बच्चे पूछते हैं कि नोट सर कैसे बनाए, नोट्स बनाए, नोट्स भेजे हमें, मैं नोट्स भेजूं। अरे यार, नोट्स खुद बनाने की चीज है, दूसरे की नोट्स क्यों पढ़ेंगे यार। उसको अगर वो टॉपिक आता होगा, उसने नोट्स उससे रिलेटेड नहीं बनाए होंगे, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। आपका और उसका अलग अलग माइंड लेवल होता है, किसी के नोट्स ना पढ़िए। मैं बोल रहा हूँ, कोई भी कोचिंग हो, किसी भी प्राइवेट, अगर कोई बेच रहा हो तो खरीदिए भी मत, खुद के नोट्स बनाइए। मैं आपको उसके लिए स्पेशल लेक्चर भी लेना है मुझे। खुद के नोट्स बनाइए, खुद के बनाइए, 3 बार पढ़िए, कोई भी टॉपिक को 2 से 3 बार पढ़िए, और उसमें से आप कीवर्ड छांट छांट कर, सेंटेंस छांट छांट कर नोट बनाइए। नोट बनाने में आलस मत कीजिए, लास्ट जो टाइम होता है ना, वो आपके नोट्स ही आपको हेल्प करते हैं, वही आपका भगवान बन जाते हैं, वही आपका अल्लाह बन जाते हैं, वही आपका सब कुछ बन जाते हैं। नोट्स खुद के ही बनाइए। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए, सबसे ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, रिवीजन रिवीजन। ठीक है, और हाँ, रात को सोते समय इंटरव्यू का तो मैंने बोल दिया कि एक इंटरव्यू देख लीजिए दिन में, किसी भी टाइम, ऐसा नहीं है कि रात को ही देखना है, दिन में, पूरे दिन में कभी भी एक इंटरव्यू, ज्यादा नहीं होता, 20 से 25 मिनट का ही होता है, तो इंटरव्यू देख ले, यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है, एक तो इंटरव्यू, और दूसरा क्या है, आपने पूरा दिन का जितना भी पढ़ा है, 5, 6, 7 घंटे, आप उसके नोट्स बनाए, जरूर बनाए। ठीक है, और वो नोट्स जो रात को सोते समय उससे पहले एक बार पढ़ लीजिए कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है, क्या लिखा है। रिवीजन डेली का डेली। ठीक है, फिर 3 दिन बाद 3 दिन के पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ऐसे
फिर 1 वीक आपका संडे होता है ना, वीक को आपका वीक नहीं होता। यूपीएससी की एग्जाम के स्टूडेंट एस्पिरेंट के जिंदगी में संडे नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, ठीक है। तो वीकली रिवीजन रखिए, वीकली, मैं बोल रहा हूँ वीकली रिवीजन में आप करंट अफेयर के सिवाय कुछ मत पढ़िए। फिर से बोल रहा हूँ, वीकली रिवीजन में करंट अफेयर के सिवाय आप कुछ भी मत पढ़िए। सिर्फ और सिर्फ आपने जो पूरे मंडे से लेकर सैटरडे, ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ 2 दिन रखिए, 2 दिन रखिए, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपने जितने अपने नोट्स बनाए, जितना पढ़ा है, उन सब का 2 दिन जमकर रिवीजन कीजिए, जमकर रिवीजन कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। एग्जाम तभी क्लियर हो पाएंगी यार। ये बहुत मतलब लंबी पारी खेलनी है, बहुत लंबी पारी है, तो एकदम धैर्य रखना पड़ेगा, पेशन तो कूट कूट कर भरना ही होगा, नहीं है तो अभी भी टाइम है, और अब ठान लिया है तो फिर पार करके ही निकलना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अब आपको दूसरा लेक्चर मिलेगा, उसमें आप मैं ये बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन से नोट्स बनाने हैं एनसीईआरटी, और कौन कौन से इंटरनेट, ठीक है, यूट्यूब से कौन से चैनल से आप अच्छा रिवीजन या फिर अच्छा हिंदू न्यूज़पेपर ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैं सेल्फ स्टडी के लिए स्पेशल यही लेक्चर है मेरे लिए। और जो जिसको कंटेंट के बारे में पता नहीं कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, ये कहाँ से पढ़े, वो कहाँ से पढ़े, तो उसके लिए भी लेक्चर है। और कौन सी किताबें किस सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब के सब दूसरे लेक्चर में आपको 1 से 2 दिन में पूरा का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे एम यूपीएससी जो आपको पहले ही स्लाइड में दिखा है ना, एम यूपीएससी में मैसेंजर में सीधे मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में तो करिए ही करिए, अगर ना हो तो मैसेंजर पे एम यूपीएससी का मेरे खुद का मैंने पेज नहीं बनाया है, मैंने अकाउंट बनाया है। मेरे को ये पेज वेज का चक्कर में पड़ना ही नहीं है, ये टीम बिठा देते हैं। काफी बार देखा है कि कोई सामने से जो सर पढ़ा रहा है वो तो जवाब नहीं दे रहा है, उसने जो बिठाया है वो जवाब दे रहा है। अरे भाई, भरोसा आप पर है तो आप जवाब दीजिए ना सर। मैंने इसलिए अपना खुद का अकाउंट बनाया है जिससे मैं खुद बात करूंगा, डायरेक्टली टॉक, ठीक है। तो मुझसे ही पूछिए, ठीक है, अगर आपको जवाब मिलेगा तो वो मैं ही हूँगा, मैं अकेला बंदा हूँ जो ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उस कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी डाउट हो तो उसमें मुझे सीधे ही बता दीजिए। अगर मुझे वो नहीं पता हो तो मैं आपसे 1 दिन का समय मांगूंगा, बोलूंगा शाम को आप मिल जाएगा, पर सॉल्यूशन कंपलसरी मिल जाएगा, ठीक है। मेरा कोई भी बच्चा टेंशन में ना रहे, ठीक है, कोई भी डाउट ना हो उसे, ठीक है। तो वीडियो को अब बस करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं यार। यूपीएससी तुम्हारी क्या हिम्मत है, ठीक है, तुम्हारी औकात क्या है। तो जय हिंद और जय भारत।